किसी फ्रेंचाइज की लाइन में या किसी सिनेमा की लाइन में जहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं उस पे तो हम लगते हैं, मगर वैसे हम कहीं बन कबाब लेने जाएंगे तो धक्का देके हम आगे बढ़ जाएंगे। दोनों लीडिंग रोड्स जो आपके चारों तरफ हैं और आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको छांव में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही। मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ और मेरे घर के सामने एक इदारा आके दरख्त काट रहा है, तो मैं उसको इदारे को कैसे रोकूं? ब्यूरोक्रेट ने एक डिसीजन लिया कि जी हमने अप्रूवल दिया जी यहाँ रोड नया बनेगा, तो अब हम कहते हैं खुदा के लिए रोड नया मत बनाओ, तो हम तंग आ जाते हैं। कनाडा की मिसाल दूं, वो सर्दी के जमाने में बड़े बड़े दरख्तों को कवर कर देते हैं, लाखों डॉलर खर्च करते हैं, तो हम तो दरख्त ही काट देते। सोलर पैनल जब खराब होगा तो कोई ठीक करने वाला होगा। आपने विंड टरबाइन लगी हुई है, वो जो टेक्निकल आदमी है, वो जो उसकी स्किल है वो कहलाएगी ग्रीन स्किल। एक आदमी जो है वो इंटीरियर सिंध से आके आपके इलाके में अगर एज एसएचओ पोस्ट होता है, किसी भी पोस्ट पे आता है, तो आप मुझे बताइए, कराची को जानता, पहला प्रेफरेंस हमें उनको नहीं देना चाहिए? तो मिनिस्ट्री में रहे हैं तो अब तो अंदर के आदमी है, वहाँ लाके बिठाला कैसे जाता है लोगों? देखिए, हाई कोर्ट की रूलिंग, आप दरख्त नहीं काट सकते और उसके ऊपर सजा एफआईआर भी कट सकती है। कनाडा में जाते थे, प्लम्बर को बुलाना है, वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फौरन मिल जाएगा, प्लम्बर से नहीं मिल। आपने जाके फिल्टर प्लांट देखा है हमारा, वहाँ कोई इंसान बंदा बैठा हुआ ही नहीं है। कोई आदमी चाहे उधर जहर भी डाल दे, कुछ भी डाल दे, कुछ भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। आज हमारा मौजू बहुत अहम है, पाकिस्तान के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी। यहाँ हमारा मौजू माहौलियात और मौसमियात है। पहला तो हम ये फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे कि माहौलियात और मौसमियात में फ़र्क क्या है। इसके साथ साथ इसका ताल्लुक़ हमारे जो नौजवान हैं, हमारे आजकल के लोग हैं, उनके से क्या ताल्लुक़ बनता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि नौजवानों के रोज़गार के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। ये आज इससे रिलेट करेगा। मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है वो साबिक़ वज़ीर सेहत हैं, साबिक़ वज़ीर माहौलियात, साबिक़ मुतबादिल तवानाई और IT के साबिक़ वज़ीर। इतने सारे पोर्टफोलियो उनके पास थे, बहुत सीनियर हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत तजुर्बकार हैं, और मैंने उनको ज़हमत दी है ताकि हमारे देखने वालों को कुछ सीखने को मिले और मुझे भी सीखने को मिले। मैं खुशामदीद कहता हूँ मोहम्मद नवान सहगल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया और आप आए, आपके साथ बैठ के बहुत सारी बातें हुई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो इतना अहम है कि इस पर अलग अलग मौज़ूआत अलग अलग बात करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे पास टाइम लिमिट होगा तो हम चाहेंगे कि आपसे बार बार वक्त लें और आपसे दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जब हम माहौलियात की बात करते हैं, मौसमियात की बात करते हैं, तो ये पहले तो ये बता दें कि मौसमियात और माहौलियात ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया और मुझे इनवाइट करने के लिए, और इतनी आपने मुझे इसमें इज़्ज़त दी और प्लस इतना इंट्रोडक्शन। में तो एक आम सा आदमी हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं खिदमत कर सकूँ नेशनल लेवल पे करूँ, चाहे आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से, चाहे किसी भी लिहाज से, और उसमें वॉलंटियर करने को मैं तैयार हूँ। और आप जब भी बुलाएंगे, सबसे पहले तो इस बात का जवाब, मैं हाजिर हूँ। अभी भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप, बहुत शॉर्ट नोटिस आप हैं, कल मेरी बात हुई आप बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो एनीवेज, अच्छा, इसमें सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं। जैसे आपने कहा एनवायरनमेंट और वेदर चेंज पे, क्लाइमेट चेंज पे, माहौलियात और मौसमियात, जैसे आपने कहा, ये दोनों चीज़ें अब एक ही हो गई हैं तकरीबन। हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि मैं जो है एनवायरनमेंट के हवाले से जब बात होती है तो हमारी फेडरेशन की कमिटीज़ हैं, तो मैं ज़ाहिर है इसमें हमारी हॉर्टिकल्चर का मैं कन्वीनर हूँ, और हमारे कुछ दोस्त हैं जो इसमें आते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से। तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो थोड़े से नाराज़ होते हैं कि भाई अब एनवायरनमेंट की क्यों, मगर ये एक ही तरह की चीज़ है, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट। जी, जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का पोर्टफोलियो ये बाद में जाके डेवलप किया। अलग अलग चीज़ें थी, जैसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, हमारे यहाँ जो पोर्टफोलियो था वो बन गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाद में चेंज हुआ विद टाइम। तो ये भी विद टाइम, चूँकि हमारे मुख्तलिफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, तो पहले क्योटो एग्रीमेंट था हमारा, तो वो गालिबन वो पुराना एग्रीमेंट था जो 90s में हुआ, और इसके बाद 2015 में या 2013 में, मैं एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं, मेरा ख्याल है 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया। उसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से उन्होंने जब ये नया इसको, चूँकि उसमें ना एक्सपेंशन हुई, इन्हेंसमेंट हुई, चीज़ें बढ़ी और बहुत से मामला बढ़ गए, पोल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उन्होंने उसको इस तरह से क्लाइमेट चेंज की शक्ल दी, नाम दिया।
और वो फिर क्लाइमेट चेंज के उसमें आके अब उसका एक पोर्टफोलियो, उसका एक प्रोफाइल, उसका एक प्रोजेक्शन दिया और उसके अंदर जब एडिशन हुआ तो उन्होंने उसके मुताबिक उसको आगे चेंज किया। तो ये एक चीज़ है, मगर दोनों सिमिलर ही होते हैं, सिमिलर तो नहीं है बट दोनों अपनी जगह एक्सरसाइज करते हैं, तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मगर मेजर जो बड़ा पोर्टफोलियो है, जो मेजर है वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में ही क्लाइमेट चेंज भी आता है और जो मौसम की तब्दीली की वजह से जो अफेक्ट हमारी सेहत पे आते हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट कहलाता है। कि अच्छा, जो आपने भी, हम जब बात कर रहे थे बड़ी अहम बातें की आपने, लेकिन मैं उस तरफ आने से पहले पूछना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के तनाजुर में बात करते हैं। यहाँ तो इतने बड़े बड़े मसाइल हैं कि लगता है कि मौसमियात और उस पर बात क्या करो यार, तो लेकिन जब हम देखते हैं गुज़श्ता 4-5 साल के अंदर तो गर्मी, शदीद गर्मी, बारिशें, शदीद बारिशें, सैलाब आ रहा है कराची जैसे शहर में, और फसलें ख़त्म हो रही हैं, हमारे पास खुराक की कमी हो रही है। तो ये क्या हमारी कोई नाअहली है या मौसम या कुदरती तौर पर कोई इशू है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मगर इतना टाइम नहीं है कि हम एक चीज़ को एक्सप्लेन करें। हम बेसिक्स को ज़रा बात कर लेते हैं। जो बेसिक चीज़ें जो हमारे आपके इख्तियार में हैं और हम उसको फॉलो नहीं करते। सबसे पहले तो हम किसी चीज़ को, आई एम सॉरी, फॉलो बहुत कम करते हैं। मैं नेगेटिव बात नहीं करूँगा, मगर हम गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते, गाड़ी चलाते हैं तो किसी लेन को फॉलो नहीं करते, ये बेसिक्स हैं। इसी तरह से एनवायरनमेंट के हवाले से हम फॉलो नहीं करते। मतलब हमें फॉलो क्या करना है, मतलब बच्चे जाएंगे तो जहाँ फूल देखेंगे वहाँ फूल तोड़ लेंगे। तो ये चीज़ें लगता तो बड़ा वाह जी, बड़ा एंजॉय किया जी हमने, और इसी तरह से जहाँ बैठे होंगे पौधे पर होंगे, पौधे डैमेज कर देंगे। रोड रास्ते हैं हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, उनको भी तोड़ देते हैं। हर रोड टूटा हुआ है कराची का, मिसाल के तौर पे, और उस पर फिर हम इल्ज़ाम तराशी करते हैं। तो बेसिकली हमारा सिविक सेंस नहीं है। हम फ्रॉम द डे वन, जैसे जापान में या इवन दुबई में, कनाडा में और जगहों, बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। बेसिक क्या है? बेसिक चीज़ें ये हैं कि हमने कचरा रोड पे नहीं फेंकना। बेसिक क्या है कि आप लिफ्ट से बाहर निकल रहे हो तो आप जब एलिवेटर से बाहर निकलते हैं तो दूसरा आदमी पहले अंदर घुसने की कोशिश करता है। ये बेसिक है। एहतरामन और अखलाकन पहले आपने बाहर निकलना है, फिर दूसरे ने अंदर जाना है, बट वो हम नहीं देखते। इसी तरह से मैकडोनल्ड या किसी फॉरेन फ्रेंचाइज या किसी फ्रेंचाइज की लाइन में या किसी सिनेमा की लाइन में जहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं उस पर तो हम लगते हैं, मगर वैसे हम कहीं बन कबाब लेने जाएंगे तो धक्का दे के हम आगे बढ़ जाएंगे, पकौड़े लेने जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, समोसे। तो इस किस्म की बेसिक अवेयरनेस नहीं है। ये बेसिक प्रॉब्लम है। अब उसका अफेक्ट क्या हो रहा है? उसका अफेक्ट ये हो रहा है कि जो बच्चा बड़ा होता है, मैं और आप बड़े हो गए, अब जो हमने बचपन से सीखा ही नहीं वही चीज़ हम कर रहे हैं। हम जहाँ गए वहाँ हमने प्लांट्स तोड़ दिए, हमने जो है ना कुछ खाया, रैपर फेंक दिया, रैपर हमने फेंक दिया। उसका जो इफेक्ट है, फिर समुंदर में हमने क्या किया कि चीज़ें फेंक दी। हम गए बड़े आराम से, हमें कोई इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। मगर मेरा बेटा मुझे सिखा रहा होता है, जो ज़्यादा 7 साल कनाडा में लगा के आया, कि वो मुझे बता रहा होता है, पापा ये हमने रखना है, ठीक है ना। मुझे मेरे अपने लोग बता रहे होते हैं तो मैं उससे सीख रहा होता हूँ। मैंने बाहर जाके चीज़ें बहुत सारी सीखी और यहाँ भी सीखता हूँ। यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ तो उसको मजाक बनाया जाता है कि अरे देखो यार, बड़ा ये वो होता है कि रैपर संभाल के जेब में रख लिया, मतलब उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो आप जो ये इफेक्ट कह रहे हैं ना कि क्यों हो रहा है, ये इफेक्ट इसीलिए आ रहा है। आपके गिरदोनवा में आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ आपका ये ऑफिस है, स्टूडियो है, यहाँ पे आप देखिए कि चारों तरफ 2 साल पहले दरख्त ही दरख्त थे, या 3 साल पहले होंगे। आज आप बाहर निकल के देखिए कि वहाँ दरख्त ही नहीं है। मतलब मेन रोड की बात हो रहा है, मेन शहीद मिलत रोड की बात मैं कर रहा हूँ और मेन शाहरा फैसल की बात कर रहा हूँ। दोनों लीडिंग रोड्स जो आपके चारों तरफ हैं, और आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको छाँव में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही, ना छाँव मिल रही आपको। तो ये बेसिक है। अब क्या हुआ कि जब दरख्त आपने काट दिया और जब आपने प्लांट्स काट दिए तो उसका जो इफेक्ट है, जो नेचुरल हैबिटेट है, जो इफेक्ट है उसी दरख्त के ऊपर, जो परिंदे आ रहे हैं, जो नेचर है, नेचर के अगेंस्ट आप चले गए, और जब अगेंस्ट चले गए तो वो इन्वायरमेंट ख़राब हो गई। उसके साथ ही हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, वो कहते हैं जी हम तो पाइपलाइन डालनी है गैस की, उन्होंने वो पाइपलाइन डाल दी। अब उसका भी एक रूल है, रूल ऑफ बिजनेस है
कोई डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट का, उसी तरह से मुख्तलिफ महकमे हैं, उनसे रुजू करना होगा। आपसे पूछना होगा कि क्या हम सामने रोड अगर तोड़ेंगे या हम इधर खुदाई करेंगे तो मुस्तफ़ा साहब आपके ऊपर अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? ऐसे मतलब आपके साथ 10 लोग और भी। मतलब वहाँ रहायशियों से? जी, ये स्टेक होल्डर्स जो भी हों, इवन वहाँ पे जो सड़क पे भी एक बैठा हुआ जो फूल बेचने वाला भी बच्चा जो रोज़ आके सिग्नल पे फूल बेच रहा है, उससे भी पूछें। वो पूरी एक समझ लीजिए लोग होते हैं जिनको हम स्टेक होल्डर्स कहेंगे ना, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने, अब आपकी चैनल है उसमें स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई, तो आप हर चीज़ पूछ के करते हैं ना। ये तो नहीं आज रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बुला लिया और किसी को पता ही नहीं, तो वो पूछा नहीं जाता। अब उसका अप्रूवल होता है, फिर वो इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है उस प्रोजेक्ट के, मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो नए नए रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, उसकी बात हो रही है। तो बेसिक आपने बात की थी, मगर ये बड़ी मेजर चीज़ है, वो उसकी परमिशन, उसका पूरा एक इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए एक समझ लीजिए मीटिंग कॉल की जाती है किसी भी होटल में, किसी भी जगह पे। वहाँ पे ये सारे लोग आते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू की रोशनी में वो अप्रूवल होता है कि हाँ ये हम रोड बनाएंगे, मगर ऐसे बनाएंगे ताकि मुस्तफ़ा साहब के जो बिजनेस है उस पर अफेक्ट ना आए और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो रही है तो उसको रिजॉल्व कीजिए। जी, रिजॉल्व करें, और उससे कोई पोल्यूशन और बीमारियां फैलने का खतरा तो नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि बीमारियां बढ़ रही हैं आपके सामने, क्योंकि दरख्त वहाँ कट रहे हैं, और जब बीमारियां बढ़ रही हैं तो आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जब आप जा रहे हैं तो वहाँ आपका खर्चा हो रहा है। आप देखें ना, उसके बाद फिर आपके ठीक होने का टाइम, फिर आपकी सेहत के साथ आपकी जो बिजनेस या आपकी जो जॉब है वो अफेक्ट हो रही है। तो आप देखिए लाखों रुपए का आपको नुकसान एक जगह की गलती से। जी, एक जगह की गलती से। और सिर्फ 2 ब्यूरोक्रेट से, एक ब्यूरोक्रेट ने एक डिसीजन लिया कि जी हमने अप्रूवल दिया जी यहाँ रोड नया बनेगा, तो रोड बनाने में अब हम कहते हैं खुदा के लिए रोड नया मत बनाओ, अब हम ये कह रहे होते हैं, हम तंग आ जाते हैं आपके सामने कराची शहर में। जी जी। इसी तरीके से जो बेसिक आपने बात जहाँ से बात शुरू की थी, मैं उस पर आऊँगा कि आप कहते हैं कि जी क्या अफेक्ट हो रहा है, जो तो अवेयरनेस ना होने की वजह से, अगर उस बच्चे को पता हो जो आज का बड़ा 20 ग्रेड का अफसर है या 18 ग्रेड का ऑफिसर है या 16 ग्रेड का, उसे पता हो कि ये KMC का मैं ऑफिसर हूँ और यहाँ पे दरख्त हम ऐसे नहीं काट सकते, कि हमारे बड़े मुल्क, चलो कनाडा की मिसाल दूँ कि वहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है, वो सर्दी के ज़माने में बड़े बड़े दरख्तों को कवर कर देते हैं, हज़ारों डॉलर लाखों डॉलर खर्च करते हैं, और फिर जब सर्दियाँ जाती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो वो जो कपड़ा लगाया होता है वो उतार देते हैं। तो हम तो दरख्त ही काट देते हैं, वो दरख्त हमने काट दिए। और वो मुझे अब पता चला है कि मुख्तलिफ, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में वो एज ए ईंधन यूज़ हो रहा है, वो लकड़ी, जी वो लकड़ी जो यूज़ हो रही है बर्निंग के लिए, वो लकड़ी जो, वो दरख्त जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत अहम है जी, आपके वहाँ यानी कि गर्मी सर्दी दोनों के हवाले से, जी जी, वो ईंधन के तौर पे जा रही है। करप्शन ही है ना ये भी जी। और उसके साथ आपका जो मैंग्रोव्स हैं, जो आपने देखा होगा आपके बचपन में कि आपके कितने यहाँ पे ऐसे थे, जब समुंदर में जाते थे तो अब आपको केकड़ा को नजर आता नहीं मिलता, क्रैब नजर आता है, नहीं नजर आता, ऐसी बेशुमार स्पीशीज है जो नजर नहीं आ रही। अब वो तो आपने तो बर्बाद कर दिया ना। आपके जो इंपोर्टर्स हैं जो सी फूड इंपोर्ट करते थे, उसकी रेशो जरा चेक कीजिएगा आप, कितनी कम हो गई। वो कह रहे हैं हम आपकी जहरीली मछली नहीं खाएंगे। तो ये बेसिक्स हैं, क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो गया ना और उसको पता ही कुछ नहीं बेचारे को। अच्छा, नहीं इसमें आप मिनिस्ट्री में रहे हैं, आप इतनी सारी पोर्टफोलियो आपके साथ, आप तो बहुत करीब के आदमी हैं, मतलब बड़े राज हैं आपके दिल में अगर हम देखें तो। अब वह जो फ़र्द बैठा हुआ है जिसके पास ये इख्तियारात हैं, कभी उससे बातचीत हुई आपकी तो आपको अंदाज़ा हुआ कि वो जानता है, मतलब एक माहिर माहौलियात है तो वही बैठा होगा या कोई भी आगे बैठ जाएगा? देखें, यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इस तरह की है कि हमारे यहाँ फेवरेटिज्म ने ना थोड़ा नुकसान पहुँचाया है। हमारा मेरिट्स थोड़े से कम हैं कि हमारा जब एक जॉब देने आप जाते हैं तो वो, मैं ज़रा ओपन बात करूँगा ब्लंट होके, कि जॉब तो आपके पास कोई आता है तो आप उसका पूरा पोर्टफोलियो चेक करते हैं, आप उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, आप उसका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डिग्री भी आप चेक कराते हैं, वेरीफाई कराते हैं। मगर एक सीनियर ऑफिसर्स हो गए हमारे बड़े बड़े, वो भी चलो एक उससे आए गुजर के, मगर पॉलिटिशियंस जो बहुत सारे हमारे हैं उनका तो कोई पोर्टफोलियो से पहले कोई डिग्री चेक नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है मेरी तो सारी चीज़ें मैंने दिखाई, मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मेरिट पे मुझे उन्होंने लिया। तो उसके बाद फिर जब वो काम करने जाता है तो वो सारा जो एक बड़ा
समझ लीजिए पॉलिटिशियन होता है जो वजीर बनता है, अक्सर मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब, मगर मेजॉरिटी कुछ हैं क्वालिफाइड भी हैं, वो आदमी जो है ना वो फिर क्या करता है कि वो छोड़ देता है अपने ब्यूरोक्रेट्स पे। तो जो अफसरान है उसमें भी मेरिट नहीं है बहुत जगहों। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स भी तो वो उस काबिल नहीं होते, खासतौर हम सिंध की सतह पर अगर हम बात करें तो। जी नहीं, पूरे पाकिस्तान में देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो इलाके का आदमी है ना, मेरे इस इलाके का, आप मुझे बताइए, आपने जैसे ही मुझे अपना एड्रेस बताया, मैंने कहा मैं वहीं रहता हूँ, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरीके मुझे बताइए कि एक आदमी जो है वो सिंध के किसी इंटीरियर सिंध से आके आपके इलाके में अगर पोस्ट एज ए SHO पोस्ट होता है या एज अ डिप्टी कमिश्नर पोस्ट होता है या किसी भी पोस्ट पे आता है, या कहीं आज़ाद, मैंने देखा है आज़ाद कश्मीर से कोई आके कराची की सिक्योरिटी देख रहा है मुख्तलिफ इदारों में, तो आप मुझे बताइए पहला प्रेफरेंस हमें उनको नहीं देना चाहिए। तो मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर, जो यहाँ का लोकल आदमी, मुकामी से बड़ा हरगिज़ ये नहीं है कि मुकामी उर्दू बोलने वाला मुकामी, नहीं मुकामी जो को इसके हालात का पता हो, सिंधी बोले, पश्तो बोले, कराची को जानता हो। हाँ, कराची को जानता हो। अब वो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो उसका स्टेक नहीं है, प्लस दूसरा मसला ये मेरिट डीमेरिट का मसला है, फिर वो जानता नहीं है इलाके को। अगर वो उसको दर्द और फीलिंग होगी ना तो वो कहेगा कि नहीं, लेट्स फॉलो द रूल्स। अब रूल्स फॉलो नहीं होते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि डंडा लेके बस हमने जो है ना आम आदमी को उसको परेशान करना है, हमारे पावर्स ही नहीं है। हम ID कार्ड लेके तो जेब में घूमते हैं, मगर आई एम सॉरी कहीं भी हमें रोक लिया जाता है, कोई भी रोक ले इदारे, किसी भी इदारे का आदमी, किसी भी, और वो कुछ भी हमारे साथ करे, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और अब यकीन करें कि जब हम कनाडा में, इवन अमेरिका में, दुबई में कहीं भी बात करते हैं तो हम उतरते हैं तो फिर हम बात कर सकते हैं कि हाँ जी आपने ये बात की तो मेरे पास भी आई हैव द राइट्स। हम ये आपने सुना होगा जो, बिल्कुल, मगर क्या पाकिस्तान में आप ये कह सकते हैं? तो ये बेसिक, वो तो छोटे चमाड़ मार देगा तो। जी, तो इसमें मेरा तो यही गुजारिश है कि ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं बट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें हमारा कोई ज़्यादा आप जिन मिनिस्ट्रीज़ में रहे हैं वो मिनिस्ट्रीज़ में कभी आपने कोशिश की कि यार चलो यार ये मैं कोशिश तो करूं, अगर कराची के अंदर आप एनवायरनमेंट के हवाले से बात करते हैं, चलें जी जी, दरख्त बड़ी तेज़ी के साथ कटे हैं पिछले दिनों जी, और मुसलसल हो रहा है, ये दरख्त कट जाते हैं और पूरी आपने खुद ही बता दिया कि इंडस्ट्री है पूरी, ये वहाँ चला जाता है पूरा। रोकने की कोशिश की, अगर रोकने की कोशिश की तो आपको क्या वो हुआ, कोई इसमें हर्डल्स आई? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, अभी लॉयर्स की भी आपने बात की तो मैं आपके नॉलेज में ले आऊँ, मेरा ख्याल है हो, नहीं तो आप नेट पे जाके चेक कीजिएगा। हाई कोर्ट की रूलिंग है, हाई कोर्ट की रूलिंग ये है कि आप दरख्त नहीं काट सकते, ठीक है, और उसके लिए मतलब बहुत सख्त ऑर्डर है और उसके ऊपर सज़ा है, FIR भी कट सकती है। और मैंने भी जो है ना FIR अपने ज़माने में ये एक्शंस लिए, दरख्त काटने पे, दरख्त काटने पे, हाँ FIR कटवाई, मगर क्या है कि उसको फॉलो नहीं किया जाता। अब जब एक महकमा है, आपका डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमीशन है या आपकी DMC है या KMC है, ठीक है, अगर वो काट रहे हैं तो उनको कौन रोकेगा? एक बात है ना, वो तो वो इदारा है जो लगाने वालों में से। तो आपने क्या किया कि 100-200 अच्छे दरख्त काट दिए और फिर आपने 50 दरख्त लगा दिए। मैं इसके बरक्स, क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चर कमेटी को भी देख रहा हूँ, हमने भी सैकड़ों हज़ारों दरख्त मुख्तलिफ इदारे दिए जो मेंटेन करते हैं। तो मैं कहता हूँ लगाने से ज़्यादा मेंटेनेंस पे जोर दिया जाए कि जी दरख्त जो है काटने से रोका जाए, और ये वो आम आदमी रोक सकता है। मतलब आप अगर इस बात को वो करें और इसको एड्रेस करें और ये लॉज को सख्त किया जाए। नहीं, आम आदमी कैसे? मिसाल के तौर पे आपने कहा FIR कटवा सकते हैं। मिसाल मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ और मेरे घर के सामने एक इदारा आके दरख्त काट रहा है, तो मैं उसको इदारे को कैसे रोकूंगा? यही तो प्रॉब्लम है ना, उस वक्त तो दरख्त कट जाएगा, मगर आपको, अगर आप लॉयर हैं तो आप लीगल एक वो कर सकते हैं या किसी को लीगल हेल्प ले सकते हैं। अब वो आप कोर्ट के उसमें जा सकते हैं, मगर इतनी मुश्किल प्रोसेस है कि आदमी खुद ही फंस जाता है। वो 25-50 हज़ार उसके ही लग जाते हैं तो वो कहता है मैं क्यों करूँगा। तो ये बेसिक देखें, इसका मैंने शुरू में बात की कि ये सबसे आसान तरीका है बेसिक ट्रेनिंग। हमारे जितने स्कूल्स हैं उनको चाहिए कि बेसिक बच्चों को ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं कि जी आप। मुझे तो ये लगता है कि आपने भी FIR की बात की तो अगर कोई थाने में जाएगा, वो कहेगा दरख्त काटने में FIR कर रहे हैं, तो SHO भी हंसना शुरू हो जाएगा कि पागल हो गया यार जी, उसको पता ही नहीं होगा कि इसकी FIR भी नहीं। तो वो उसके थ्रू ना जाएं, वो थ्रू FIR चलो छोड़ दें, वो कंप्लेन करें और वो अपनी मोहल्ला कमेटीज़ बनी होती हैं हर बात के लिए, तो बात कर रहे होते हैं। मेरे अपने मोहल्ले में 10 दिन से दरख्त
कटे हुए थे, मैंने पिक्चर तो खींच ली। अब तक मैं सोच रहा हूँ कि उनको अल्लाह कमेटी को भेजूँ या ना भेजूँ, क्योंकि वो काटने वाले वो खुद ही हैं। तो अब ये बेसिक नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरा तो यही है कि हर लेवल पे अगर आदमी खाली अंदर आपके दिल में, आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए, आप अखबार में भी लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को, मैं लिखता हूँ, मैं राइटअप्स भी लिखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ, तो ये मैं तो आपसे मतलब जिसको जहाँ मौका मिले, जहाँ जिसके जो स्पेस है वहाँ आवाज़ उठाए। अच्छा, वैसे आप मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने अभी जिक्र किया था ग्रीन स्किल्स का, ये भी रिलेट करता है इससे, ये सोलर एजेंसी, सोलर पैनल के वाले से कुछ बात की थी आपने? देखें, अलग अलग स्किल्स हैं टेक्निकल ना। हम बात करते हैं कि जी, अब जैसे टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से मैंने आपसे अभी डिस्कशन हुआ हमारा, ऑफलाइन हम बात कर रहे थे, तो बात हुई कि जी अब मैंने आपको कहा कि जी हमारा बच्चा जो ना स्कूल में अगर खुदा न खास्ता हमारा या हमारे किसी दोस्त का, किसी का भी बच्चा फेल हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि देखो जी बिल्कुल नाकारा बच्चा है उनका, देखो जी फेल हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है। अब हमारे यहाँ फेल और पास का जो क्राइटेरिया है वो ये कि किताबें पढ़ के, थ्योरी और एग्ज़ाम दे के वो पास हो जाए, उसके 33-40 नंबर व्हाटएवर पासिंग मार्क्स आ जाएं या अच्छे मार्क्स आ जाएं। मगर हम ये नहीं देख रहे होते कि टेक्निकली अगर वो बच्चा जो है एसी का काम जानता है, एसी ठीक करना जानता है, या वो मैकेनिक का काम जानता है, या वो इसी हवाले से कोई और टेक्निकल चीज़ में एक्सपर्ट है, उसका काम जानता है, तो हम उसे कोई अहमियत नहीं देंगे। हम कहेंगे जी ये तो नाकारा है। तो हाँ। इस चीज़ को मुझे भी मौका भी मिला, मैं पहले नहीं था एफिलिएटेड, मगर अब स्टेफ्टा टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट है, उसके कॉलेजेस में देख रहा हूँ, उसमें लड़कियों के कॉलेजेस हैं और लड़कों के भी हैं। तो ये इधर जो है ना टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, और जो टेक्निकली साउंड है, जैसे एक प्लम्बर है, मगर उसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, वो भी सर्टिफाई भी किया जाता है वो प्लम्बर आपके पास आके और हम उनको यही बता रहे होते हैं, माँ बाप को बच्चों के, कि भाई आप दिल बर्दाश्ता ना हो कि आपका बच्चा जो है अगर वो पढ़ाई में वीक है, तो ये चीज़ें, डिप्लोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मलेशिया से आए थे, तो उनके पास जो थ्योरी के लिहाज से यूनिवर्सिटीज़ के जो रिक्वायरमेंट्स थी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, वो कम थी, और टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ज़्यादा थी। अच्छा, हमारी अहमियत ही नहीं देती इस बात को, अहमियत नहीं देते बिल्कुल। अब कनाडा में जाते थे, प्लम्बर को बुलाना है, वो प्लम्बर मतलब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फ़ौरन मिल जाएगा, और उससे प्लम्बर से नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान में भी नहीं मिलता। आप देखें ना, और वो गाड़ी का अगर आप मैकेनिक से लेंगे तो $500 का अगर बल्ब है तो $700 वो चार्ज कर रहा है। मगर आप कहीं जाके बोलें कि जी 5000 का बल्ब है और तुम 10,000, मतलब वो बेचारा $200 में लगा देगा बल्ब। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ टेक्निकल उसकी आदमी की अहमियत नहीं है। तो ये टेक्निकल जो आपने अभी बात की, तो इसमें स्किल्स हैं। तो एक नई स्किल आई है जो कि अल्टरनेटिव एनर्जी या एनवायरनमेंट से मुतालिक जिसका ताल्लुक बनता है। मतलब आप अब देखिए ना कि आपने कहा जी सोलर पैनल लगा लो, अब सोलर पैनल जब ख़राब होगा तो कोई ठीक करने वाला होगा, ज़ाहिर ठीक करने वाला टेक्निकल आदमी चाहिए आपको। आपने विंड टरबाइन लगी हुई है, वहाँ भी आपने ये कर लिया, ठीक है ना। तो वो जो टेक्निकल आदमी है, वो जो उसकी स्किल है, वो कहलाएगी ग्रीन स्किल। ये नया एक वो उसको जो मतलब अगर हम कहते हैं प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है जी, तो वो ग्रीन स्किल्स, जी ग्रीन स्किल उस चीज़ की स्किल जो कि अल्टरनेटिव एनर्जी या ग्रीन एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फैसिलिटेट, जो उसको ठीक करने वाले लोग कहलाएंगे, ग्रीन स्किल की कहलाएगी। और ये एक नई मार्केट डेवलप हुई है पाकिस्तान में। सोलर टेक्नीशियन हो, विंड टरबाइन का हो, कोई भी इससे रिलेटेड। इसका सर्टिफिकेट भी स्टेफ्टा देता है? नहीं, ये अभी शुरू हुआ है, ये नया इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये नई डेवलपमेंट। क्योंकि आप देखें हमारे यहाँ जिस तरह सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है और जितनी बड़ी पैमाने पे सोलर पैनल्स लग रहे हैं, अभी मुझे भी अपने घर के सोलर हमारा गड़बड़ कर रहा है, मैं ढूंढ रहा था किसी को, तो एक इलेक्ट्रिशियन आ गया। अब वो इलेक्ट्रिशियन है, अब मुझे नहीं मिल रहा सोलर वाला सही करने वाला। उसने बेचारे ने अपनी तौर पर जो कुछ करना था करके चला गया, आज सुबह बंद हो गया सब। इसका मतलब ये तो बहुत अहम है, ये जी बहुत अहम है। ये देखिए मसला ये है कि आप फ्रिज वाले आदमी से एसी का काम नहीं करा सकते ना, अब वो चीज़ तो एक जैसी है, तो इसी तरीके से आप ये नहीं कर सकते। तो ये नई चीज़ डेवलप हो रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और ये तो रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। जी जी बिल्कुल मौके पैदा होंगे। आपको सोलर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, बट फिर वही बात आती है कि हमने फोकस किया हुआ है एलीट क्लास पे। सॉरी टू से नाराज ना हो कोई, कि हम कहते हैं जी जिसके पास पैसा है
मैं और आप प्रॉपर सोलर पैनल्स नहीं लगा सकते ना। ज़ाहिर है बिजली का मीटर लगाना है तो वो 50,000 में लग रहा है और पैनल है 10 लाख में लग रहा है जो हमारे पूरे घर को वो करे। चलो अगर एसी नहीं भी चलाते फिर भी 4-5 लाख तो कहीं नहीं गए। तो हमें जो हमारे बराबर में मुल्क, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे ज़ाहिर है हर मुल्क दोस्त मुल्क नहीं है, बट जहाँ कोई कुछ हो रहा है, चलो चाइना को भी ले लें, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब आम पब्लिक के लिए मतलब 1 किलोवाट 2 किलोवाट के पैनल्स भी अवेलेबल है ना। जैसे जनरेटर्स छोटे आते हैं, व्हाई नॉट स्मॉल सोलर पैनल्स। तो छोटे पैमाने पे ये काम बढ़े और ये फिर जॉब्स भी बढ़ेंगे। जॉब अच्छा। वैसे हमारे जो माहौल है, हमारी यहाँ जिस तरह गर्मी बहुत शिद्दत की आ रही है, सर्दी भी वैसी आती है, एक ऐसे वक्त में जबकि मौसम हमारा इतना गर्म होता जा रहा है, सोलर एनर्जी जो है या सोलर पैनल वो और सस्ते नहीं होने चाहिए कि और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, हमारे पास क्या है कि हम जो है ना पब्लिक के हवाले से नहीं, यही चीज़ें नहीं ले रहे होते ना। हमारी कमिटीज़ में बिज़नेस कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ कमिटी, जो डिसीजन मेकिंग कमिटीज़ हैं, उसमें बिजनेसमैन को आगे रखें और स्टेक होल्डर को आगे रखें। कैसे रखें, मतलब कैसे रखेंगे? आप तो मिनिस्ट्री में रहे हैं जी, आप तो ज़्यादा बिल्कुल अंदर के आदमी है। असल में बात किया तो आप तो अंदर के आदमी है जी जी। वहाँ लाके बिठाया कैसे जाता है लोगों को? देखिए बिठाया इस तरह से जाए ना कि टेक्निकल, आप एक चैनल से आपका ताल्लुक है तो आपको क्यों नहीं आपको उस कमेटी में डाला जाए जिसमें फैसला करने से पहले आपकी राय ली जाए। कौन डालेगा जी? ज़ाहिर है सिंध की बात हो तो गवर्नर साहब हैं, सीएम साहब हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो जो पोर्टफोलियोज़ हैं उसके जो फिर सेक्रेटरीज़ हैं वो आपको डाल, मुझे भी तो डाला है ना। अभी मैं बोर्ड में आया हूँ तो मैं अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ जहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। इसी तरीके से मैं रेकमेंड और लोगों को कर रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ आपके चैनल के तवज्जुह से जाए तो बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हुए सिंध में भी, और ये आपके फ़ायदे मतलब लोगों के ऊपर काम आ सकते हैं, लोगों के लिए काम। तो सही राय जाएगी तो सही पॉलिसी बनेगी। अच्छा वैसे नवाज साहब, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जहाँ माहौलियात की हम बात करते हैं, मौसमियात की बात करते हैं, पानी एक बहुत बड़ा मसला है जी। और कराची शहर में भी और पाकिस्तान भर में पानी की शदीद कमी है। पूरी दुनिया में मामला आ रहा है तो ये, और पाकिस्तान में हमारे पास जो पानी आता है वो माहौलियात को मतलब ख़राब नहीं कर रहा जिस तरह हम तक पहुँच रहा है, और जो कुछ वो हम जो उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की, क्योंकि पानी मेन हमारी हेल्थ के लिए हमारी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अलग शहरों में तो, दूसरे शहरों में तो पानी का सिस्टम जो है वो लाइन के थ्रू एक जनरल एक समझ प्रॉपर लाइन है, और ये कराची में ये जो है ना कि टैंकर के थ्रू और उसके थ्रू आता है, वो जहाँ से भी बोरिंग का पानी जहाँ से लेके वो आ जाते हैं। तो हम तो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि ये पानी जो है बोरिंग का ये हम जो है पिएंगे नहीं, बाकी हम इस्तेमाल करते हैं। कपड़े भी ख़राब हो रहे होते हैं, हमारी स्किन भी ख़राब हो रही होती है, हमारे बाल भी ख़राब हो रहे होते हैं, और उसका जो एक अफेक्ट होता है आगे कैंसरस है, डेंजरस है बहुत ज़्यादा, वो कोई नहीं देख रहा होता। और वो जो हमें चाहिए कि जो टैंकर से पानी है उसकी भी सर्टिफिकेशन हो, उसको भी चेक किया जाए, और डिपार्टमेंट के थ्रू उसको वो, और जो भी इदारे जो भी टैंकर्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी ह्यूज कंपनीज़ हैं, तो उनको बाकायदा चेक एंड बैलेंस के थ्रू गुजारा जाए। इसके बाद आप आ जाइए जो लाइन का पानी है। अब लाइन का जो पानी आ रहा है उसमें भी यही प्रॉब्लम्स हैं। एक तो लाइन का पानी नहीं आता बहुत जगहों पे, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े इलाके हैं, DHA का इलाका ले लें, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो करोड़ों रुपया टैक्स लेते हैं, बात पे वो लोग टैक्स ले रहे होते हैं हमारे ये इलाके। तो वो जो पानी आ रहा होता है वो जो दरिया सिंध और जिस तरह से आता है, मैंने उस पर भी थोड़ी रिसर्च की और मैंने जाके चेक किया जो हमारा जी, वो इतना ज़्यादा कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। उसी के अंदर भैंसें नारी होती हैं जी, सही ना, वही सिर्फ ना नहीं रही होती, मर भी जाते हैं जानवर। और यहाँ जो आप वही हमारे पास आता है, आपने जाके फिल्टर प्लांट देखा है हमारा, वहाँ कोई इंसान बंदा बैठा हुआ ही नहीं है। मतलब कोई आदमी चाहे उधर जहर भी डाल दे, कुछ भी डाल दे, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने फिजिकली चेक किया ड्यूरिंग माय पोर्टफोलियो। तो ये सब चीज़ों पे देखिए चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और प्राइवेट सेक्टर को इसमें आगे आना होगा। और प्राइवेट इदारे, फिर मैं कहूँगा कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड कराची चैम्बर्स, इन सब को सामने रख के, और मुख्तलिफ हमारी इदारे हैं, मैं नहीं कहता कि वो फरिश्ते होते हैं सारे बिजनेसमैन, मगर उनके स्टेक लगे। स्टेक लगे। अगर आप उनके लोगों को
लेंगे ऑन बोर्ड, ठीक है ना, अपने पोर्टफोलियो में, अपनी जगह पे, तो आप जो है ना मतलब फ़ायदा ही उठा सकेंगे। और वो वॉलंटियर भी करने को, हमारा बिजनेसमैन जो है ना वो फ्री में काम करने को तैयार है। अब CPLC अच्छा, जब बेहतर हालात होंगे तो उसका बिजनेस भी तो बढ़ेगा ना, उसका बिजनेस बढ़ेगा और उसको एहसास भी है ना। अब आपके इलाके में वो कराची में रह रहा है, सोसाइटी में रह रहा है, डिफेंस में रह रहा है, अब वो अपने को तो डैमेज नहीं करेगा ना। और कहीं उसका रिश्तेदार रह रहा है, कहीं उसका दोस्त रह रहा है, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम वहाँ पे उसको नहीं ले रहे और किसी ऐसे आदमी को ला के बिठा रहे हैं जो उधर का है ही नहीं। अब उसके रिश्तेदार गांव देहात में हैं, या उसके आउट ऑफ कराची, आउट ऑफ सिंध, आउट ऑफ पाकिस्तान भी हैं बहुत से। तो वो यहाँ ऐसे भी मैंने देखे ब्यूरोक्रेट्स जिनकी पूरी फैमिली बाहर सेटल है। तो भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर? वो तो मिनिस्ट्री के मजे ले रहे हैं ना। हाँ, तो ये चीज़ें जो है ना अफेक्ट कर रही है। जिसको एहसास कम है वो आदमी को रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी यही गुजारिश होगी कि आप इस चीज़ को सामने रखें। और पानी की आपने जो बात की है, तो पानी के ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। और सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम पिएंगे नहीं और हम जो है ना उस पानी को, अच्छा, मतलब पानी जब हम बोरिंग का निकालते हैं पानी, जी, जो पानी उसका क्या कहलाता है, वो STD क्या कहलाता है, वो खारा पानी होता है, चेक करते हैं उसको जो, जी उसके क्या पानी की जो बीमारी है, पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ, स्किन की आपने भी जिक्र किया था, स्किन की, आप वज़ीर सेहत भी रहे हैं, इस वजह से मैं चाहता हूँ बात की जाए। उन बीमारियों में बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ क्या हो सकती हैं? देखिए, वाटर बॉर्न डिजीज़ में तो आप समझ लीजिए बहुत सारी बीमारियाँ हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मगर जो मुख्तलिफ हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, जो पेट की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, पेट की तकलीफ़ आप समझ लें, फिर वो कहते हैं जी पेट में इनके इंसेक्ट्स कीड़े हो गए, ये हो गया, इस किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं। फिर स्किन डिजीज़ आपकी बेशुमार पानी से हो रही हैं। आपकी स्किन ख़राब हो गई, आपका जो है ना जल्द ख़राब हो गई, आपका दाने निकल आए, ठीक है ना। तो आप अब उसके लिए आप देखें ना, फिर हर चीज़ के लिए आप डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, ख़र्चा हो रहा है आपका, प्लस आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। तो ये ऐसा हो क्यों? अगर पानी ठीक हो, और टैप वाटर हम पी नहीं सकते, हर जगह टैप वाटर, पानी तो हर जगह मिनरल है। अरे मादर के साथ जब आप और हमने बचपन गुजारा है, तो आपको भी शायद याद हो, आपने अगर वो, हमने तो गुजारा है कि वो नल का पानी आता था, वो साफ़ सुथरा पानी आता था बिल्कुल। मैं नल वो लगा के अपने पब्लिक स्कूल में वो खेल, वो तफरी वही होती थी, हम बाहर खेल रहे होते थे जाके पानी। कभी मिनरल वाटर का तस्वुर ही नहीं था, और उस पे आदमी ठीक ठाक भी रहता। आज आप मिनरल वाटर पी के भी बीमार हो जाते हैं, ये नहीं पता असली है नकली है। तो ये तो है ना, तो उसमें भी किस्में आ गई ना, उसमें भी किस्में आ गई। चले, और सब मसला है कि मौजू हमारा ऐसा है कि हम बात किए जाएंगे और चलती रहेगी बात। लेकिन ये आपने एक बात स्टेप्टा के वाले थी, मैं चाहूँगा कि आप इस पर अलग से हमें एक सेशन दें हमारे देखने वालों के लिए, क्योंकि बहुत अहम है कि हमारे यहाँ जो नौजवान है उसके पास क्या चांस हैं स्टेप्टा में, और वो किन किन जगहों पे जा सकता है, क्या क्या कोर्सेज हैं जो आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं। और वो हम तो कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जब हम बात स्टेप्टा की करते हैं तो उसमें बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मुझे इसका अलग से एक वक्त दें और हमसे अपने नौजवानों के लिए इस पर बात करें कि ये स्टेप्टा कर क्या रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर आपको ज़हमत दूंगा। आज हमने मौसमियात पे बात की है, माहौलियात पे बात की है, और महदूद वक्त में जितनी हम कर सकते थे उतनी की है। आपका शुक्रिया कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने वक्त दिया और आप आए, और इंशाल्लाह हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। एक मैं चलते चलते आपको और ऑफ़र दूंगा कि आप किसी टाइम निकालें अपने टीम के साथ, अगर हमारे कॉलेज का विज़िट करें, मुहर्रम के बाद रख लेते हैं, तो वो आपको ज़्यादा फिज़िकली प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप देखेंगे ड्यूरिंग आवर क्लासेस, जब अगस्त के बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ये हमारा ऑफ़र मेरी तरफ से। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका ऑफ़र का, हम इंशाल्लाह करेंगे। हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में MHS फोरम भी शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें यही होता है कि हम उसमें जो हमारे सामने ऑडियंस होती है वो नौजवान होते हैं अमूमन, और आप जैसे माहिरीन होते हैं, और हम उनसे सारा इंटरेक्शन कराते हैं, और वो हमारा आ रहा है इंशाल्लाह। उसमें हम चाहेंगे कि आपके साथ आपके कॉलेज में करें इंशाल्लाह। ठीक है, हाजिर हैं बिल्कुल। हम आपको उधर फ्री ऑडिटोरियम की फैसिलिटी भी देने को तैयार हैं, आप उसमें देखिए, वॉलंटियर करने को तैयार हैं, आप विज़िट करें, इंशाल्लाह इसको जो भी फ़ायदा होगा मुल्क के लिए हम करेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुना, और मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हमने सीखा होगा आज नुमान साहब से, और बहुत कुछ समझा होगा। यकीनी तौर पे वक्त कम है, दिल चाहता है कि तवील बात की जाए, और कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे बात करके बड़ा मज़ा आता है। तो उसमें एक नुमान साहब है, नुमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको कैसा लगा प्रोग्राम, क्या सीखा, क्या समझा,
इस बारे में बताइएगा। लेकिन चलते चलते एक बात जो नवाज साहब ने बड़ी अहम की, और मैं भी शायद गलती करता हूँ, आप भी करते होंगे, कि हम चलते चलते मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं और हमने रैपर लिया और यूँ फेंक दिया। तो ये इससे बचें। अपने घर के सामने दरख्त मौजूद है तो उस दरख्त की हिफाजत करें, अपने घरों में दरख्त लगाएं, माहौल को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। MHA स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।